मॉर्निंग। तो हम पढ़ने वाले हैं आज क्वांटम मैकेनिक्स का अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो आज वाले लेक्चर में हमको पढ़ना है क्वांटम मैकेनिक्स फ्रॉम एनोमलीज टू अनसर्टेनिटी। देखो हमको क्या क्या करना है इसमें, फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अपन। फाउंडेशन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड देन वी विल गो फॉर ब्लैक बॉडी क्रिएशन। ब्लैक body radiation, and then we will discuss for the mathematical derivation. We'll derive mathematically about the boundaries of microscopic universe. Mathematical derivation that defines boundary of microscopic universe. So first question as I said, why is quantum mechanics? Why we are studying quantum mechanics? Why? We already had, हमारे पास पहले से क्या थी, थोड़ा सा हिंदी में पढ़ लेते हैं ना, हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए आपको बेनिफिशियल रहेगा लेक्चर। तो देखो वाई क्वांटम मैकेनिक्स, तो हमारे पास क्या था, पहले से न्यूटन की मैकेनिक्स थी हमारे पास। क्या था, पहले से न्यूटन मैकेनिक्स थी हमारे पास। बट दिक्कत ये थी कि न्यूटन मैकेनिक्स जो है वो हायर मासेस, लार्ज पार्टिकल जो इसको बोलते हैं, लार्ज मास पार्टिकल पे एप्लीकेबल हो रही थी। तो फिर क्या करें हम, जब न्यूटन क्वांटम मैकेनिक्स की जरूरत पड़ने पर ये इसलिए आई क्योंकि हमारे पास न्यूटन मैकेनिक्स थी वो केवल जो ज़्यादा द्रव्यमान हाई मासेस है उसके लिए एप्लीकेबल थी। जो लोअर मास के पार्टिकल है उनका क्या, जब देखा गया तो लोअर मास और लैम्डा जो वेवलेंथ है वो भी क्या है, वेरी वेरी लेस थी। किसके लिए, इधर हायर मास में, और इधर लैम्डा क्या हो गई, थोड़ी हाई हो गई थी। तो इन दोनों कंडीशन में जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो क्या हो रही थी, फेल हो रही थी। इसलिए एक नई मैकेनिक्स की अपनी जरूरत पड़ी, इसको बोलते हैं अपन क्वांटम मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं उसको, क्वांटम मैकेनिक्स। चलो देखते हैं क्वांटम मैकेनिक्स में हमारा क्या क्या आता है। सबसे पहले हमारी आती है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। क्या आती है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आती है। तो हम देखते हैं ब्लैक बॉडी बनाते हैं सबसे पहले। तो देखते हैं सिमुलेशन ऑफ ब्लैक बॉडी। क्या देखते हैं अपन, सिमुलेशन ऑफ ब्लैक बॉडी। ये लिखता हूँ ऊपर। तो देखो, एक आइडियल बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट, एन आइडियल ब्लैक बॉडी डज नॉट एग्जिस्ट। व्हाट इज ब्लैक बॉडी? A body that perfectly absorbs and emits all wavelength at given temperature. So an ideal black body, what is ideal black body? Ideally what will happen? Ideally black body absorbs all wavelength at lower temperatures and consequently it will emit all wavelength at higher temperature. Okay, so this is our ideal black body, but ideal body does not exist. अब देखो हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक ऐसी वस्तु जो नियत ताप पर सभी तरंगदैर्घ्यों का अवशोषण करती है और उनका उत्सर्जन करती है, उसको बोलते हैं आदर्श कृष्णिका वस्तु। देखो दिक्कत क्या हो रही है, यहाँ पे अपने को कैविटी बनानी पड़ेगी। ऐसी कोई आइडियल ब्लैक बॉडी एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बनाएंगे। उसमें क्या करेंगे, कैविटी लेंगे। ये क्या है, एक कैविटी लेंगे। ये क्या है, एक कैविटी है हमारी। क्या है, कैविटी है। अब कैविटी में ये मान लिया है, यहाँ से होल करके इंसिडेंट रेडिएशन को इसके इनसाइड इंटर करवा दिया। ठीक है, अब इसके इनसाइड जो है अपने एक जो है ब्लैक मटेरियल का पॉलिश कर देंगे इनसाइड में। क्या होगा, ये इसको बोलते हैं प्लेटिनम ब्लैक भी हो सकता है, पर अभी बोल देते हैं हम कोई सा भी ब्लैक मटेरियल को हम क्या करते हैं, इनसाइड पॉलिश करते हैं। अब जब इंसिडेंट रेडिएशन आती है तो रिफ्लेक्शन के थ्रू इसमें ट्रैप हो जाती है और बाहर नहीं निकल पाती, तो इसको हम बोलते हैं ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो ब्लैक बॉडी क्या होती है,
एक ऐसी वस्तु, आदर्श कृष्णिका वस्तु जो नियत ताप पर अपने सभी विकिरणों का अवशोषण कर ले और एक निश्चित तापमान पर सभी विकिरणों का उत्सर्जन करता है, उसको बोलते हैं ब्लैक बॉडी। आइडियली ब्लैक बॉडी एडजस्ट नहीं करती, एंड ब्लैक बॉडी इज दैट body which perfectly absorbs and emits all wavelength and incident to it at certain given temperatures. Now we'll go for energy distribution curve. Now we'll discuss about energy distribution curve. Now look at this curve. What you are finding from this curve? You are finding that what you are finding that ideal black body is perfectly absorbing and emitting at low and high temperatures. Okay, so suppose high temperature it is emitting, एक उच्च ताप पर ये विकिरणों क्या कर रही है, उत्सर्जन कर रही है। यहाँ पे 1000 केल्विन, यहाँ पे 750 केल्विन, 750, 1000 and 750 केल्विन, 1000 and 100 and 750 केल्विन। सो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, व्हाट वी कैन सी हियर, हमको ये दिख रहा है कि जैसे जैसे हम शॉर्टर टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, क्या दिख रहा है यहाँ पे, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर विथ इंक्रीज इन टी, वी आर फाइंडिंग दैट द मैक्सिमम पीक ऑफ एनर्जी शिफ्ट, मैक्सिमम पीक इज शिफ्टिंग, हमारी जो पीक है एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन की वो शिफ्ट हो रही है किधर, शिफ्टिंग टुवर्ड्स लोअर वेवलेंथ। होप यू हैव गॉट माय पॉइंट। ओके, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे पीक शिफ्ट हो जाती है लोअर एनर्जीज की तरफ। ठीक है, यू गॉट इट। क्या देख सकते हो कि टेम्परेचर, इसको अपन नाम देते हैं T1, ये ग्रीन वाला T2 और T3। सो T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1। इससे क्या हो रहा है कि हमारा ये λ1, λ2 एंड λ3, सो λ3 सबसे कम है, λ2 से ज्यादा है और λ1 सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो हमारा इससे हमको ये पता चलता है। और क्या पता चलता है कि जो ब्लैक बॉडी में अपना होल था, तो देखो यहाँ पे जो अपना कर्व है कैसा है, कंटिन्यूअस कर्व है। कैसा है ये, कंटिन्यूअस है, ये कहीं से भी ब्रेक नहीं है। सो जो इमिशन है और एब्जॉर्प्शन है वो क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। अब देखो यहाँ पे दिख रहा है अपने को कि जो अपना कर्व था वो कैसा था, कंटिन्यूअस कर्व। कैसा कर्व है, ठीक, कर्व कैसा था अपना, कंटिन्यूअस कर्व था। और क्या दिख रहा था आपने को वहां से कि जो हाईएस्ट एनर्जी थी वो ब्लैक बॉडी में किसके, टेम्परेचर की 5 पावर के प्रोपोर्शनल है, ताप की पंचम घात के समानुपाती है। एनर्जी इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विथ लैम्डा। ओके, एज वी आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, एज वी आर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो क्या हो रहा है अपना लैम्डा डिक्रीज के साथ एनर्जी नहीं, मतलब ए लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये एनर्जी पीक के। ओके, उच्च ताप पर अधिकतम ऊर्जा वाला बिंदु कम तरंग दैर्ध्य का विस्थापित है। एज वी आर शिफ्टिंग द टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर्स, द पीक ऑफ एनर्जी शिफ्टिंग इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स लोअर लैम्डा। ओके, नाउ वी विल गो फॉर फिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। तो देखो बहुत इजी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट लॉ कि हमारा ये होता है लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी। ओके, जो हमारा मैक्सिमम वेवलेंथ है वो टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है।
If we increase temperature T, lambda will be decrease. You can see here. And the value of B is Wien's constant. What is Wien's constant? 2.89 is 10 to the power minus 3 meter into Kelvin. It successfully explains the lower portion of the curve. मैं लिख देता हूं यहाँ पे आपके लिए, successfully explains the lower wavelength portion of a energy distribution curve of the energy distribution curve. तो हमारा क्या कर रहा है कि जो न्यून तरंगदैर्घ्य क्षेत्र था वहां का वो एक्सप्लेन कर रहा है, कौन सा? विंड डिस्प्लेसमेंट लो. तो याद रखना है विंड डिस्प्लेसमेंट लो हमेशा लोअर वेवलेंथ पे ही काम करेगा, हायर वेवलेंथ पे काम नहीं करेगा. अब आता है स्टीफन बोल्ट्जमैन लो. क्या आता है अपना? स्टीफन बोल्ट्जमैन लो आता है. तो क्या बोलता है, देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, क्या बोलता है? द टोटल एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम per unit time is proportional to the fourth power of temperature. ओके, तो दिस इज आवर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ कि जो अधिकतम ऊर्जा की उत्सर्जित मात्रा है वो ताप की चतुर्थघात के समानुपाती होती है. यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी पावर 4. एंड व्हेन यू सोल्व दिस इक्वेशन यू नीड ए कांस्टेंट. हमको एक कांस्टेंट की आवश्यकता होगी, उसको बोलते हैं स्टीफन का कांस्टेंट. ठीक है, 5.67 एंड 10⁻⁻8 वोट पर मीटर स्क्वायर केल्विन 4. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा? रिमेंबर दिस वैल्यू इन एग्जाम. इट में भी एग्जाम में आ सकता है, आपको याद रखना है 8/15 पाई की घात 5 के की घात 4 h क्यूब c क्यूब एंड cy4. 8 पाई टू पावर 15 k टू पावर 4 ओके. 8 पाई टू पावर 15 k टू पावर 4 and h cube c cube c/4. ठीक है, तो हमको याद रखना है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ. अब ये थोड़ा सा ध्यान रखना है कि विंड डिस्प्लेसमेंट अपना लोअर वेवलेंथ की तरफ था, ये थोड़ा हायर वेवलेंथ की तरफ काम करता. चलो आगे बढ़ते हैं हम. अब हम देखते हैं प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस. क्या देखते हैं हम? प्लांक की क्वांटम हाइपोथेसिस अपने को देखना है. देखो सबसे पहले मैंने जो लिखा है आपको बताता हूँ कि एनर्जी इज इमिटेड और एब्जॉर्ब्ड इन डिस्क्रीट पैकेट्स कॉल्ड क्वांटम. देखो अब जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो कंटिन्यूस हो रहा था उसमें जो एनर्जी थी वो कंटिन्यूस नहीं होके क्या होती है? प्लांक के अनुसार डिस्क्रीट होती है. मीन्स जो ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन होता है वो पैकेट्स के रूप में होता है, डिस्क्रीट लेवल में होता है, क्वांटा के रूप में होता है. उनको उसने बोला क्वांटा. क्या बोला? क्वांटा. हम देख सकते हैं सपोज ये एटम है और ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करा और फिर इसने इमिट किया, उत्सर्जित किया. तो एनर्जी जो कंटिन्यूस कर्व आ रहा था, प्लांक बोलता है कंटिन्यूस कर्व नहीं होगा, जो एनर्जी है वो छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में. देखो बता दो आपको कैसे. तो कुछ इस टाइप से एनर्जी जो है अपना डिस्क्रीट में h म्यू 2h म्यू और 3h म्यू की फॉर्म में इमिट होती है. तो ओवरऑल E जो है अपना एनर्जी वो किस फॉर्म में आता है? NH म्यू की फॉर्म में आता है, जहां n क्या है? इंटीजर नंबर है. ठीक है. सो व्हेन अ सब्सटेंस इज हीटेड टू ए फिक्स्ड टेम्परेचर
क्या होगा, इसको अपन हीट कर रहे हैं एक फिक्स टेम्परेचर पे, तो ये एटम क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, एटम वाइब्रेट करेंगे। क्या करेंगे, एटम वाइब्रेट करेंगे। अब वाइब्रेट करने के बाद ये एनर्जी क्या करेंगे, इमिशन करेंगे। एनर्जी का क्या करेंगे, इमिशन, जिसको आप रेडिएशन भी बोलते हो। बट इमिशन जो होगा वो किस में होगा, इंटीजर मल्टीपल ऑफ एच म्यू, ऊर्जा के क्वांटा का इंटीजर मल्टीपल में करेंगे। और मिनिमम जो एच म्यू होता है उसको बोलते हैं एनर्जी का क्वांटा। इसको ही प्लान करके बोला कि एनर्जी का क्वांटा बोलिए उसको। ओके, अब देखो यहाँ पे एक स्पेशल बात आती है। प्लांक ने क्या डिफाइन किया, प्लांक ने ये टर्म डिफाइन की, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स पोजेसिंग द एनर्जी एच म्यू, उन दो लोगों की संख्या जो ऊर्जा का मिनिमम क्वांटा ए रखते हैं। क्या होगी, इसके डेरिवेशन में अपने को अभी नहीं जाना है, इसको ऐसे थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना है। यह अपना नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स which possesses h mu quantum, that is quanta of energy। तुमको ये ध्यान रखना है फॉर्मूला, ठीक है। तो आप देखो इसको अच्छे से एक बार, क्या है प्लांक का क्वांटम थ्योरी। ओके, देखो अब हमको क्या करना है, आगे हमको निकालनी है एवरेज एनर्जी ऑफ प्लांक्स ऑसिलेटर। प्लांक दो लोगों की माध्य ऊर्जा की हमको कैलकुलेशन करनी है, डेरिवेशन करना है। तो देखो अभी अभी हम पढ़ के आए, क्या पढ़ के आए कि टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स क्या था, एन इक्वल टू ए एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस एन एच म्यू बाई के टी। सो एवरेज एनर्जी कैसे निकालेंगे, सपोज वी आर हैविंग एन नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, सो व्हाट विल डू, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो हमारे पास अगर एन ऑसिलेटर है तो उसको ऐसे डिवाइड कर देंगे, इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे और अपना आंसर आना चाहिए। तो देखो हमारे पास एनर्जी का मेन एनर्जी आएगी कितनी, ऐसे मेन एनर्जी हमारे पास आ रही है एच म्यू बाई ई रेज़ टू पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1। दिस इज द एग्जैक्ट mean energy, what we'll call it, exact quantum energy, exact quantum mean और एवरेज एनर्जी। ठीक है, अब देखो हम इसको थोड़ा सा अपने को, इसको अपन एक बार ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। ये याद रखना है अपने को ना, एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू डिवाइडेड बाई ई रेज़ टू पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1। दिस इज द mean average energy of the quantum oscillators। okay, now we will discuss about the two cases। first case is classical limit। what will define classical limit, चेक करेंगे हम क्या होगा जब classical limit में क्या होगा, h mu by kt less than 1, h mu by kt less than 1। what will happen then, e raised to the power h mu by kt exponentially। so when h mu by kt is less than 1 in classical limits, so e raised to the power x can be treated as 1 plus x, है ना। this is so it can be written as 1 plus h mu by kt। okay, अब हमको क्या करना है, अपनी एनर्जी वाले टर्म में पुट कर दो। क्या थी अपनी एनर्जी वाली टर्म, ये रही अपनी एनर्जी वाली टर्म, इक्वल टू एच म्यू बाई ई रेज़ टू पावर एच म्यू बाई के टी माइनस 1। सो वी आर लेफ्ट विथ के टी। सो ये हमारा क्लासिकल लिमिट्स में डिफाइन हो गई अपनी एनर्जी, इतनी होती है इक्वल टू के टी ही अपनी
होती है, अपने को पता भी है बात। तो हमारी माध्य चिरसम्मत जो सीमा है एनर्जी की क्लासिकल लिमिट वो कितनी होती है, इक्वल टू KT अपनी होती है। और यही क्या है, ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत है। क्या है, ऊर्जा का समविभाजन सिद्धांत है। तो दिस इज रिट्राइविंग ऑफ क्लासिकल इक्विपार्टीशन बिहेवियर। ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा अपन चेंज करके अपनी ऑसिलेटर डेंसिटी। क्या देखना है अपने को, प्लांक ने क्या माना, देखो अपन इतनी देर से क्या पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कि प्लांक के अकॉर्डिंग जो एनर्जी है, जब किसी सबस्टेंस को आप हीट करोगे तो उसका एटम, उसका परमाणु क्या ले लेगा, वो हीट को ले लेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब वो वाइब्रेट करने लग जाएगा एनर्जी एब्जॉर्ब करके। अगर वो वाइब्रेट करेगा तो अपनी एनर्जी को लूज करेगा तो ऊर्जा का क्या करेगा, इमिशन करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा, इमिशन करेगा, उत्सर्जन करेगा एनर्जी का, उत्सर्जन करेगा। तो बोल रहा है कि सपोज उन ऑसिलेटर की नंबर निकालते हैं अपन, ऑसिलेटर का नंबर निकालते हैं, कितने ऑसिलेटर है ऐसे जो ऊर्जा का इमिशन कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं। तो उनके लिए अपना डेरिवेशन है, अभी अपना काम में लिया। क्या है फॉर्मूला उसका, एन लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई लेमडा बाई 4। ठीक है, देखो जरा इसको, सपोज वी हैव वेवलेंथ पोर्शन लेमडा टू डी प्लस, हमारे पास तरंग दैर्ध्य परास से लेमडा प्लस डी लेमडा, वी हैव वेवलेंथ पोर्शन और लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा, हमारे पास ऊर्जा का परास है लेमडा से लेमडा प्लस डी लेमडा परास। तो देखो इस ऊर्जा परास में जो दोलकों की संख्या है फ्रीक्वेंसी के टर्म में वो कितनी होती है, एक टर्म है अपना 8 पाई बाई सी क्यूब म्यू स्क्वायर टी म्यू, ये अपना नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स है। कितना है ये, नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स, लिख भी देता हूं मैं, बाद में भूल जाएंगे नहीं तो आप। एन म्यू डी म्यू इक्वल टू 8 पाई बाई सी क्यूब म्यू स्क्वायर डी म्यू, since we know mu equal to c by lambda, so d mu minus c by lambda square d lambda, simple differentiation, we know it. Okay, so from here we can calculate n lambda d lambda, that will be equal to 8 pi by c cube c square by lambda square and c by lambda square d lambda. It will lead us to n lambda d lambda equal to 8 pi by lambda raised to the power 4 d lambda. Okay, so हमारे पास ये आ गए नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स इन द रेंज लेमडा प्लस डी लेमडा परास में दोलकों की संख्या अपने पास आ गई ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन करना है। क्या डेरिवेशन करना है, हमको निकालना है प्लांक का रेडिएशन लो निकालना है। क्या निकालना है, प्लांक का रेडिएशन लो निकालना है। तो इसके अंदर हमको निकालना है एनर्जी डेंसिटी। क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। अब किसी भी इसकी डेंसिटी कैसे डिफाइन करते हैं अपन, बताओ आप ही। क्या करो कि जो एवरेज एनर्जी निकाली अपनों ने उसको किससे डिफाइन कर दो, मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स से, मल्टीप्लाई कर दो, अपना काम हो जाएगा। सो एनर्जी डेंसिटी को अपन डिफाइन करते हैं किससे, यू लेमडा डी लेमडा से। वो एनर्जी रेंट ए से डी लेमडा में, लेमडा से डी प्लस लेमडा प्लस डी लेमडा में। सो एवरेज एनर्जी मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ ऑसिलेटर्स। ठीक है, सो देखो हम अभी पढ़ के आए हैं अपने पास कि जो एनर्जी डेंसिटी यू लेमडा डी लेमडा, यहाँ रखना है डेंसिटी क्या है, यू लेमडा डी लेमडा। इसी को एनर्जी डेंसिटी को प्लांक में डिफाइन किया है यू लेमडा डी लेमडा से। सो यू लेमडा विथ इन द एनर्जी रेंज लेमडा प्लस डी लेमडा इक्वल टू कितना था अपना, एच म्यू को अपन लिख देते हैं एस सी बाई लेमडा, और ई एच म्यू था बाई के टी था, तो एच म्यू बाई के टी को अपन लिख देंगे एस सी बाई लेमडा के टी लिख सकते हैं ना, क्यों,
एच में इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता ही है, उसी को अपन डिफाइन कर रहे हैं, -1। एंड अभी एन लेमडा अपने निकाला कितना आया, 8 पाई बाई लेमडा रेज टू द पावर 4 इंटू डी लेमडा। ओके, तो हमारे पास कितना आया देखो, यू लेमडा डी लेमडा, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी डिवाइडेड बाई लेमडा रेज टू द पावर 5 ई एस सी बाई लेमडा के टी -1। एंड वी ऑल्सो हैव हियर डी लेमडा, क्या है हमारे पास डी लेमडा, 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा 5 ई एस सी बाई लेमडा के टी -1। ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी क्या है, ये एनर्जी डेंसिटी है अपने पास। क्या अपने पास एनर्जी डेंसिटी है, थोड़ा सा मैंने फॉन्ट कम कर दिया, आपको अच्छे से दिखेगा। तो यही है हमारा प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला, यही क्या है अपना प्लांक का रेडिएशन फॉर्मूला। देखो अपन निकाल के मैंने लिख भी रखा था आपके लिए पहले से ही। ओके, और ये कहाँ डिफाइंड है, विथ इन द रेंज लेमडा टू लेमडा प्लस डी लेमडा, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा रेज़ टू द पावर 5 1 बाई ई रेज़ टू पावर एस सी अपॉन लेमडा के टी -1। ठीक है, देखो हमको आगे क्या करना है, हमको पढ़ना है। अब ये प्लांक का रेडिएशन लो है ना, बहुत अच्छा लो है, ये अपने को वीन का भी लो देता है और रेले जीन्स का भी देता है। ठीक है, अब सबसे पहले अपन वीन का लो डिफाइन करते हैं, डिराइविंग वीन्स लो। देखो वीन का लो डिफाइन करते हैं अपन, वीन का लो कहाँ था, लोअर वेवलेंथ में, कहाँ पे था, लोअर वेवलेंथ में। ठीक है, सो जब लोअर वेवलेंथ होगी तो एस सी बाई लेमडा के टी लेस देन 1 हो गए। अभी एस सी बाई के टी लेमडा लेस देन 1 हुआ तो ई रेज़ टू द पावर एस सी बाई लेमडा के टी इज ग्रेटर देन 1 होगा, है ना। लेमडा इज लेस, देखो डिनोमिनेटर लेस है तो क्या होगा, ओवरऑल जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 1 से बहुत ज़्यादा हो जाएगी, पता है अपने को, क्योंकि डिनोमिनेटर वेरी लेस है। ठीक है, और ये लेमडा डिनोमिनेटर में है इसलिए ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की बढ़ जाएगी। इससे क्या होगा कि जो अपना डिनोमिनेटर का टर्म था, क्या था डिनोमिनेटर का टर्म, ई रेज़ टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1, किसके अप्रोक्सीमेट मान पाएंगे अपन इसको, ई रेज़ टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी एक्सपोनेंशियल, क्यों, क्योंकि 1 से बहुत ज़्यादा है, इट इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन 1, सो -1 विल बी नेग्लिजिबल। तो इससे हमको क्या पड़ेगा, अपना जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन था, डेंसिटी थी, यू लेमडा टी लेमडा क्या थी, 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा रेज़ टू द पावर 5, और यहाँ पे क्या था, ई रेज़ टू द पावर एस सी अपॉन लेमडा के टी -1 था, तो इसको अपन हटा के सीधा कर लेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको न्यूमरेटर में, एस सी बाई लेमडा के टी एंड डी लेमडा सेम एज देयर। ठीक है, तो हमारा शॉर्टर वेवलेंथ में डिफाइंड है वीन्स। इट मैचेस विथ वीन्स लो, क्या था वीन्स का लो, ये रहा। ठीक है, ए दिस इज ए 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा पावर 5 इज ए capital A, sorry, it is capital A, and small a is SC by K, constant. So this is our Wien's law. According to Wien's law, energy density is inversely proportional to lambda square 5.
वीन्स के नियम के अनुसार जो ऊर्जा घनत्व है वो तरंग दैर्ध्य की पंचम घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, थोड़ा सा इंग्लिश में बता रहे हैं अपन, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए नहीं तो आपको, है ना। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। अब रेले-जीन्स का लॉ, रेले-जीन्स का लॉ क्या लगता है, और हायर वेवलेंथ का बात कहाँ से चल रही है, अपनी बात चल रही है ब्लैक बॉडी से। हायर वेवलेंथ, रेले-जीन्स लॉ कहाँ लगता है, हायर वेवलेंथ के लिए। तो अब देखते हैं अपन रेले-जीन्स लॉ। तो वही अपने को डिफाइन करने का पहले देखो, एस सी अपॉन लेमडा के टी क्या होगा यहाँ पे, लेस देन वन, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या है बहुत ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है, तो ओवरऑल वैल्यू एक से बहुत कम हो जाएगी। तो यहाँ क्या आएगा देखो अपना, एक्सपोनेंशियल ऑफ एच सी बाई लेमडा के टी e raised to the power x will be expand h, ठीक है, एस सी बाई लेमडा के टी से हो जाएगा। तो अपना डिनोमिनेटर था, क्या था डिनोमिनेटर अपना वहाँ पे, मैं बता देता हूँ एक बार फिर से, यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई एस सी अपॉन लेमडा रेस्ट पावर 5, ठीक है। और क्या था यहाँ पे, ई रेस्ट पावर एस सी अपॉन लेमडा के टी माइनस 1, तो इसको अपन एक्सपेंड कर देंगे, -1 से -1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा टी लेमडा। तो क्या बचेगा अपने पास, ये बचेगा अपने पास यू लेमडा डी लेमडा इक्वल टू 8 पाई के टी लेमडा रेस्ट पावर। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये यहीं से क्वांटम मैकेनिक्स अपनी स्टार्ट होती है सारी के साथ, ठीक है। तो प्लांक का जो रूल था ना, वो अपने को बिल्कुल एक खतरनाक रूल है प्लांक का, जो अपने को शॉर्टर वैलेंस भी देता है और हायर वैलेंस देता है। तो है ना, क्वांट का जो रूल है ये दोनों पे काम करता है। लेमडा लेस हो तो ये बन जाता है विन्स लॉ, क्या बनता है ये, विन्स लॉ। और अगर विन्स की स्पेलिंग WIEN है ना, तो अगर लेमडा हाई हो तो बन जाता है रेले-जीन्स लॉ। तो दोनों को कंबाइन करने का ब्रिज है, हायर और शॉर्टर ऑल वेवलेंथ पे अपना काम करता है। इट वर्क्स ऑन ऑल वेवलेंथ्स। चलो अब हम बढ़ते हैं अपना आगे, क्वांटम मैकेनिक्स की बिल्कुल बेसिक चीज क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल साइमल्टेनियसली, ठीक है। एक ही समय पर किसी पार्टिकल का एग्जैक्ट पोजीशन, उसकी स्थिति और उसके संवेग का निर्धारण असंभव है, ठीक है। यह है अपना अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो इसकी डेफिनेशन में तुमको लिख के भी दे देता हूँ थोड़ी सी, क्या है पूरी डेफिनेशन, इट इज फंडामेंटली इम्पॉसिबल it is fundamentally impossible to measure both position and momentum of a particle in the same direction। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, इन द सेम डायरेक्शन। अभी देखना क्वेश्चन कैसे इसको डिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ से, इन द सेम डायरेक्शन एंड विथ एब्सोल्यूट प्रिसीजन। याद रखना सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, इसलिए मैंने लिखी है डेफिनेशन, इन द सेम डायरेक्शन विथ एब्सोल्यूट प्रिसीजन, ओके। तो अगर अपन ऐसा करने की कोशिश भी करेंगे, मेजर करने की कोशिश भी करेंगे, तो पोजीशन और मोमेंटम में क्या आ जाएगी,
अनसर्टेनिटी अपनी आ जाएगी। ये होता है अपना, क्या होता है अपना ये, अब इसमें वर्ड सेम डायरेक्शन है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में कर सकते हो लेकिन सेम डायरेक्शन में नहीं कर सकते हो, ये ध्यान रखना है अपने को, है ना। हिंदी में एक बार बोलते हैं हिंदी वाले बच्चों के लिए, हाइजेनबर्ग का निश्चय सिद्धांत क्या होता है, किसी निश्चित समय पर समान दिशा में किसी कण का स्थिति और संवेग का एक साथ सही तरीके से निर्धारण करना असंभव होता है। ठीक है, ये अपना निश्चय का सिद्धांत। इसमें यार ध्यान रखना सेम डायरेक्शन है ना, डेल्टा एस टू डेल्टा एक्स गेट इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2, और एच क्रॉस है अपना वही कांस्टेंट 1.054 × 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। ठीक है, अब थोड़ा सा अपने को यहाँ पे ध्यान देने की चीज क्या है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की बात यह है कि मिनिमम बाउंड्री कितनी होगी अनसर्टेनिटी की। द मिनिमम बाउंड्री, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकेगी, मिनिमम कितनी होगी, बाउंड्री ऑफ अनसर्टेनिटी। सो द मिनिमम बाउंड्री ऑफ अनसर्टेनिटी विल बी एच क्रॉस बाई 2। तो मैक्सिमम डिफाइन नहीं करता है, डिफाइन करता है मिनिमम को। किसको डिफाइन करता है, मिनिमम। इससे ज्यादा तो कितनी हो सकती है और मिनिमम तो इतनी होगी। ठीक है, और एक बार याद रखना है कि अगर किसी एक क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी 0 हो जाए तो ऑटोमेटिकली दूसरी क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। या पोजीशन में अनसर्टेनिटी 0 हो जाए, ठीक है, तो दूसरी में कितना हो जाएगा, मोमेंटम में कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। मतलब आप दोनों को साथ साथ तो मेजर करना भूल ही जाओ, दोनों को आप कभी भी साथ साथ मेजर नहीं करो। एक तो मिनिमम ध्यान रखना है, मिनिमम कितनी होती है, एच क्रॉस बाई 2। देखो अब देखो कैनोनिकल कॉन्जुगेट, जिसको बोलते हैं विहित संयुगी राशि। कैनोनिकल कॉन्जुगेट बोलते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में जो भी आते हैं ना क्वांटिटीज, उनको बोलते हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट वेरिएबल। आप तो इसको ऐसे डिफाइन कर लो, सपोज दो राशि अपने पास डेल ए और एक और है अपनी बी, इन दोनों क्वांटिटी में अनसर्टेनिटी एच क्रॉस बाई से 2 ज्यादा है तो ए और बी क्या हो जाती है, अपनी कैनोनिकल कॉन्जुगेट हो जाए। मतलब कैनोनिकल कॉन्जुगेट मतलब आप कभी उनको साथ में मेजर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जिस पे भी लागू हो जाता है क्वांटिटीज पे, उनको बोलते हैं कैनोनिकल कॉन्जुगेट बोलते हैं। क्या पे लागू होता है, एक तो अभी पढ़ के अपन किस पे लागू होता है, एक तो पोजीशन और मोमेंटम पे लागू होता है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, कैनोनिकल कॉन्जुगेट हो ही जाएगी। मिनिमम कितना होता है, एच क्रॉस बाई 2, मैक्सिमम एच क्रॉस भी हो सकता है। एक और देखो, अगर एनर्जी और टाइम पे भी लागू होता है, एनर्जी और टाइम पे इस पे लागू होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम। इसको आप एल की जगह क्या लिख सकते हो, जे भी लिख सकते हो, जे इक्वल टू एल प्लस है। अपन क्वांटम में पढ़ेंगे, अभी डिटेल में आएंगे तो अभी तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करिए अपन। ठीक है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या, पॉइंट टू पॉइंटर क्या है, नोट क्या है, एक नोट ध्यान देने वाली बात क्या है कि अपना एच क्रॉस जो है ना, उसका ऑर्डर कितना है, 10⁻34 जूल इनटू सेकंड। बहुत लेस है ना, बहुत स्मॉल है, बहुत स्मॉल है। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है ना हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, ये क्या होता है, ओनली एंड ओनली माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड जो है अपना, उसमें क्या होता है, डोमिनेंट होता है। ये अपना मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में डोमिनेंट नहीं होता, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अपने को डेली लाइफ में इसको फील नहीं होता। मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में अपना नेग्लिजिबल होता है, इसको आप क्रॉस करने के लिख सकते हो नेग्लिजिबल, है ना, क्रॉस अच्छा नहीं लगता, थोड़ा होता तो है बट नेग्लिजिबल होता है। तो ये अपने को 2-3 ध्यान रखना। माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में ही क्या होता है अपना, इससे क्या पता चल रहा है अपना, यहाँ पे क्या होता है, वेव भी होता है और पार्टिकल भी होता है। ठीक रहेगा। देखो पार्टिकल तो सब जगह होता ही है, ये अपने को पता है, अपने को पार्टिकल अपनी डेली लाइफ में फील होता है, पर वेव वो कहाँ जाके होती है, वेवलेंथ लैम्डा अपने को लोअर मासेस पे फील होती है। जब वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी आ जाती है तो ये सारी चीजें अपने को कम इन प्ले।
ओके, नाटक में आ जाती है सारी की सारी ये। तो अपने को देखो ध्यान रखना है, एक तो क्या सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, कोई ऑपोजिट डायरेक्शन में काम नहीं करेगा, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, कोई डायरेक्शन में काम नहीं करेगा। तो ये पॉइंट टू पॉइंटर से अपने को याद रखना है हमेशा। अब देखो अपने को कुछ क्वेश्चन करने हैं, एरर एंड एक्यूरेसी। क्या करना है अपने को, एरर एंड एक्यूरेसी फाइंड आउट करनी है। तो अपने को थोड़ा ध्यान रखना है, अप्लाइज टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक बॉडी। तो अपन पढ़ लिया छोटे कणों के लागू होता है, बड़े मूल्य लागू नहीं होता। बस ये थोड़ा सा फॉर्मूला है अपने को याद रखना। और ये ना अनसर्टेन निकालनी है किसमें भी, अगर वेलोसिटी में निकालनी है तो जो उसकी एरर है उसको मल्टीप्लाई कर दो उस क्वांटिटी से, एरर को मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी से, तो अपने को आ जाएगा अपना। जैसे मान लो मोमेंटम में एरर निकालनी तो मास तो चेंज होगा नहीं, मास तो चेंज नहीं होगा, तो फिर क्या चेंज होगा, वेलोसिटी अपना चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसकी एरर से, तो वेलोसिटी में अपने को अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ये भी क्या है, वेलोसिटी में क्या है, अनसर्टेनिटी है। अभी क्वेश्चन मैंने रखे हैं स्लाइड में एक दो, ठीक है। ये पढ़ाई दिया अपने दोनों में, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एनर्जी और टाइम में। अब देखो एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्या क्वेश्चन है अपना, जरा देखो इसको। देखो अपने पास एक डाटा गिवन है, क्या गिवन है अपने को, थोड़ा सा टेंशन पर लेते हैं। एक्साइटेड स्टेट है, कौन सी स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट है, और एक और है मेटास्टेबल स्टेट, कौन सी है, मेटास्टेबल स्टेट है। तो अपने को निकालना है अनसर्टेनिटी, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी निकालनी है, ठीक है। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे है, देखो प्रॉब्लम क्या है अपनी, इलेक्ट्रॉन इज इन एक्साइटेड स्टेट, ओके। उसका लाइफ टाइम अपने को दिया है, कितना दिया है, 10⁻⁸ सेकंड, A1 शेक बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अपने को अनसर्टेनिटी निकालनी है, अनसर्टेनिटी निकालनी है। तो अभी अपन पढ़ के आए थे डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी ग्रेटर एन इक्वल टू एच क्रॉस बाई 2 होता है, पता है अपने को। तो यहाँ से क्या निकलेगा अपने को, डेल्टा ई क्या निकलेगा, एच क्रॉस बाई 2 डेल्टा टी निकलेगा। यहाँ से एच क्रॉस हो जाएगा अपना 2 इंटू 10⁻⁸। एच क्रॉस की वैल्यू अपने को पता है, यस वी नो वैल्यू ऑफ एच क्रॉस 1.054 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁸। सो एनर्जी वी विल हैव इज 5 पॉइंट। इसको है ना सोल्व कर रखा है मैंने, तुम भी सोल्व कर लेना, थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर करने में प्रॉब्लम होती है। सिर्फ देखो यहाँ सिंपल दिख रहा है 1/2, तो 0.5 पे समथिंग आना है ना, पर एग्जैक्ट वैल्यू अगर क्वेश्चन में है ना, क्योंकि स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ना, ये बुक्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो कई बार एग्जाम में वो बुक के स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा के भी दे देता है। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो, जूल में है तो क्या हो जाएगा, डिवाइड कर दो 1.6 10⁻⁹ से, तो क्या आएगा अपने पास 3.3 इंटू 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ना इतनी बार पढ़ा दिया है कि मेरे को मुंह से याद हो गया। तो ये अपना क्या आया, एनर्जी शिफ्ट आ गया, ठीक है। ये निकालना था अपने को अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। ये आ गई अपनी अनसर्टेनिटी इन एनर्जी आ गई, ठीक है। अपनी अनसर्टेनिटी एनर्जी अपने पास आ गई। अब देखो अपने को अनसर्टेनिटी निकालनी है, अपने को फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी निकालना है। क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट भी निकालना है। डेल्टा म्यू भी अपने को निकालना है। कैसे निकालेंगे डेल्टा म्यू, सो डेल्टा म्यू इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई डिवाइडेड बाई एच, डिवाइड कर दो एच को, तो क्या था 5.27 10⁻27 डिवाइड बाई एच कितना 6.64 10⁻34 एंड इट विल लीड अस टू डेल्टा म्यू। और फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कितना होता है, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट 7.96 इंटू 10⁻6 हर्ट्ज। यह है अपना फ्रीक्वेंसी शिफ्ट आया, ओके। ये तो है अपना फ्रीक्वेंसी, क्या है अपना, पर ध्यान रखना अगर वो अपने से स्पेक्ट्रल वेट से पूछ ले, क्या पूछ ले,
तो स्पेक्ट्रल विड्थ कितना हो जाएगा अपना 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा, तो इट विल लीड अस टू 15। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो ऐसे ही याद भी रखो आप, 15.9 मेगाहर्ट्ज। ये अपना स्टैंडर्ड क्वेश्चन था एक जो अपने सॉल्व कर लिया है ना। अब देखो थोड़ा सा अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। एक क्वेश्चन है अपना, अपने को मास दिया है, वेलोसिटी दी है और एक्यूरेसी का परसेंटेज दिया है, तो अपने को अनसर्टेन मोमेंटम निकालना है। तो अभी पढ़ गया अपन कि डेल्टा पी कितना है अपना, होता है इतना एम इंटू डेल्टा वी होता है। सो डेल्टा पी इक्वल टू मास कितना है अपना 1.67 इंटू 10⁻27, ये तो फिक्स है। अब अनसर्टेन निकालनी है डेल्टा वी वेलोसिटी में, तो वेलोसिटी कितनी है अपनी 100 और अनसर्टेनिटी कितनी है 2% की, 2 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, तो डेल्टा पी कितना आ जाएगा अपना, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और क्या, तो कितना आ रहा है अपना ये 3.34 है ना, मल्टीप्लाई करेंगे 3.34 10⁻27 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो मीटर पर सेकंड तक अपन पहुंच गए हैं ना, चाहे बहुत लेस है मीटर पर सेकंड में भी, तो रिलेटिविस्टिक स्केल पे अपना सिग्निफिकेंट वैल्यू है। ठीक है, तो ये अपना है कौन सा पार्टिकल है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। कितना आ रहा है, ऑर्डर 10⁻27 का आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं अपना। एक और क्वेश्चन क्या है अपना, सेम क्वेश्चन है ना, मास भी दिया है, अब की बार मास हाई दे दिया है, मास के दे दिया हाई दे दिया, तो वही डेल्टा पी इक्वल टू एम डेल्टा वी। मास क्या है अपना 300 किलोग्राम इंटू डेल्टा वी कितना है अपना 50 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना आ जाएगा डेल्टा पी इक्वल टू अपना 3 इंटू 10⁻5। बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात क्या है कि 50 किलोमीटर पर सेकंड है, तो इस किलोमीटर के लिए मीटर में उसको चेंज करना है। ठीक है, 100 बार पढ़ लिया हुआ है क्वेश्चन अपन ने, पहली बार अपन नेट पे आ रहे हैं, यूट्यूब पे नहीं, तो अपने क्लास में तो क्वेश्चन कितनी बार 100 बार कर लिया होगा 5 सालों से। चलो, तो ये क्वेश्चन अपना हो गया 3 इंटू 10⁻5 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अब देखो यहाँ कितना था 10⁻27, कितना था यहाँ पे 10⁻27, और यहाँ कितना है अपना 10⁻5, समझो कितना अंतर है। तो अपने को पता चलता है कि मैक्रो ऑब्जेक्ट के लिए अनसर्टेनिटी लिमिट इनसिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, अब इसमें क्या अनसर्टेनिटी है ही नहीं, ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट मिल गया। सो 4 लिख भी देता हूं ताकि याद रहे, बोली हुई बात भूल जाते हैं, लिखी हुई बात याद। अनसर्टेनिटी लिमिट इज इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, इससे बदलता है कि जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो क्वांटम रियल में जो है अपना उसके लिए ही सही है, उसको इधर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो अपने थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशंस। क्या पढ़नी है अपने को, क्वांटम मैकेनिक्स की एप्लीकेशन पढ़नी। देखते हैं अपने इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस, क्या करना है अपने को इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, होता है कि नहीं होता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर, अपने को पता है नहीं होता, पहले कुछ लोगों ने बोला साइंटिस्ट ने कि होता है। तो अगर देखो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर चला जाए, सपोज कर लेते हैं, सपोज एज्यूम दैट इलेक्ट्रॉन इज इनसाइड।
न्यूक्लियस के अंदर घुस गया तो क्या होगा, तो इसकी जो पोजीशन को अपन अगर मेजर करें तो उसकी अनसर्टेनिटी कितनी होगी, 10⁻15 मीटर। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियस का साइज कितने होता है, फेम्टोमीटर का, ये फेम्टोमीटर बोलता है 10⁻15 मीटर। तो पूरे न्यूक्लियस में वो कहीं भी हो सकता है। अब पूरे न्यूक्लियस में कहीं भी हो सकता है, तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन की अनसर्टेनिटी मेजर इन पोजीशन कितना आ जाएगा, उसकी स्थिति में अनिश्चितता कितनी आएगी, 10⁻15 मीटर आएगी। ठीक है, तो अगर इसका मोमेंटम निकाले अपन तो कितना आएगा मोमेंटम, एच क्रॉस बाई डेल्टा एक्स आएगा मोमेंटम। अब मोमेंटम आएगा तो इस मोमेंटम से अगर एनर्जी कैलकुलेट करें अपन एच क्रॉस का वैल्यू रखे तो अपनी एनर्जी आती है 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो कितना, इफ वाली कंडीशन आ गई है। तो बट अब आता है बट जो अपना बीटा डीके होता है ना, क्या होता है, बीटा डीके होता है। बीटा डीके का नाम सुना है ना सबने, साइंस के स्टूडेंट और फिजिक्स के स्टूडेंट सबने सुना है। तो बताता है कि बीटा डीके के अकॉर्डिंगली जब इलेक्ट्रॉन इमिट होता है तो वो एनर्जी इतनी रिलीज करता है, उसकी एनर्जी कितनी होती है, अप्रोक्सीमेट होती है 9.76 MeV। अब देखो कहाँ 9.76 और कहाँ 20, एक्सपेरिमेंटल डाटा थ्योरी से मैच ही नहीं कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर दे ही नहीं सकता है। यहाँ से अपने को बात पता चलती है। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा और देख लेते हैं अपन। एच एटम इन हाइड्रोजन एटम की रेडियस, मिनिमम रेडियस कितनी होती है, H + P। देख लेते हैं हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन एटम की, तो पेन इसको लेते हैं ग्राउंड स्टेट ऑफ H एटम। तो क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन रेडियस में ऑर्बिट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस से यहाँ पर, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑर्बिट कर रहा है और इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r है। ठीक है, तो इसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कितनी आएगी, r आएगी। तो यहाँ से इसका जो मिनिमम मोमेंटम बनेगा डेल्टा p मिनिमम, वो कितना बनेगा, H क्रॉस बाई r बनेगा। ठीक है, ये किसके लिए है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग है। अब देखो ये नियम क्या बता रहा है कि वो स्पाइरल करके अंदर नहीं गिर सकता, वो हमेशा ग्राउंड स्टेट में स्टेबल रहेगा। देखो कुछ साइंटिस्ट आपको नाम हम सब पता है, वो बेसिक तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो कुछ साइंटिस्ट वो क्या करेगा, अपनी एनर्जी लगातार लूज करेगा और ऐसे ऐसे करके क्या गिरेगा, वो अंदर गिर जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा। पर क्यों नहीं गिरेगा वो, देखो क्योंकि आ जाएगी अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो अनसर्टेनिटी को मेंटेन करने के लिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को होल्ड करने के लिए उसकी मोमेंटम पर अनसर्टेनिटी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम H क्रॉस बाई r होनी चाहिए। और यहीं से अगर मिनिमम रेडियस निकालें अपन तो कितनी आती है, H क्रॉस बाई p आती है। तो मिनिमम रेडियस को हमेशा मेंटेन करेगा, क्योंकि क्वांटम रियल में अपनी तो वहाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है, होल्ड होता है। इसलिए कभी भी वो स्पाइरल करके न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिर पाएगा। समझ में आ रही बात आपको। और इसी वजह से उसकी ये मेंटेन करेगा और ये स्टेबल ग्राउंड स्टेट में स्टेबल रहेगा और मिनिमम एनर्जी हमेशा वो मेंटेन करेगा कितनी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेरे को पता है आपको समझ में आ गया होगा। अब तक नहीं आया हो तो फिर दिक्कत है, समझ में आ जाना चाहिए। हाँ ठीक है, देखो ऐसे क्या होता है, 0 पॉइंट एनर्जी, इसको देखते हैं अपने 0 पॉइंट एनर्जी। अब देखो अपना 1D सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर अप्लाई करो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या बताएगा, ये बताएगा कि जो अपना 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है वो कभी भी रेस्ट में रह नहीं सकता। क्या बोलता है, कैन नेवर बी परफेक्टली एट रेस्ट, वो हमेशा ऑसिलेशन करना ही उसको। और 0 पॉइंट पे भी इसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 0 पॉइंट पे भी एक मिनिमम एनर्जी होल्ड करेगा, इसको बोलते हैं 0 पॉइंट एनर्जी। इसको अपन किसी डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी अपना आ रहा है
अभी है ना अपन पूरा इसको डिस्कस करेंगे, फर्स्ट लेक्चर है तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि ये कैसे पूरा होल्ड करता है। तो ये आज का अपना लेक्चर था।